आज की इस क्लास में हम लोग कुछ इनकम टैक्स के सवाल करने वाले, ठीक है। तो अब तक हमने पांचों हेड पढ़े हैं। तो पांचों हेड की इनकम आप कैसे कंप्यूट करेंगे, कैसे टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करेंगे, कैसे टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करेंगे, ये आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। और बिल्कुल सारी जो अपडेटेड और लेटेस्ट जो बदलाव हैं, चेंजेस हैं इनकम टैक्स में, उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग इन चीज़ों को करने वाले हैं। ऑलराइट। तो देखिए, आपके सामने मैंने एक सवाल यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है, जहाँ पर अर्पिता एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट है इंडिया की, और उसकी उम्र 25 साल है। और फाइनेंशियल ईयर 24-25 ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी भी ध्यान देना इनकम टैक्स में। फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर। तो अगर 24-25 फाइनेंशियल ईयर है तो इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा? अब 24-25 इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि 24-25 फाइनेंशियल ईयर में जो चीज़ें लागू हुई है वो बजट 2024 में जो भी बदलाव किए गए होंगे उसके अनुसार लागू हुई है, राइट। तो बजट 2024 में बहुत बड़े बदलाव इनकम टैक्स में किए गए थे, स्पेशली कैपिटल गेन वाले चैप्टर में। किसमें? कैपिटल गेन में। तो मैं आपको उनके ऊपर भी अभी आज की इस क्लास में थोड़ा सा वापस से हम लोग रिवाइज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और अर्पिता की जो टैक्सेबल इनकम है उसको भी फाइंड आउट करेंगे। साथ ही साथ में अर्पिता का कितना टैक्स बनेगा उस पर भी हम लोग आज की इस क्लास में थोड़ा नजर दौड़ाने वाले। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं ये देख लेता हूं कि कौन कौन सी इनकम अर्पिता को हुई है। तो देखिए, यहाँ पर अर्पिता को जो इनकम हुई है, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ अर्पिता कोई बिजनेस कर रही है, उससे उसको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है 22 लाख रुपए का। तो सीधे सीधे आपको प्रॉफिट दे रखा है। अच्छा, आप लोगों को भी ये पता है कि प्रॉफिट कैसे निकल कर आता है। अगर आप एक कोई बिजनेस करते हो तो आपका प्रॉफिट आपको कैसे पता पड़ेगा? उसके लिए आपको अपना इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, आपको अपनी रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी पड़ेगी, आपको पूरे 365 दिन के अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। फिर आप जब उससे ट्रेडिंग पीएनएल बनाओगे तो पीएनएल से आपको नेट प्रॉफिट निकल कर आएगा। तो कभी भी ध्यान देना, अगर आप एक व्यापारी हैं या एक प्रोफेशनल हैं तो आपकी जो इनकम होती है पीजीबीपी हेड के अंतर्गत क्या होती है? टैक्सेबल होती है। तो पीजीबीपी हेड के अंतर्गत टैक्सेबल होती है, तो आप हमेशा अपनी बुक्स मेंटेन करिए ताकि आपको उससे पता चले कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया। क्योंकि अगर आपने अपनी बुक्स मेंटेन नहीं की तो फिर उस केस में फिर आपको प्रिजम्पटिव इनकम टैक्स के अंतर्गत, प्रिजम्पटिव टैक्स के अंतर्गत जो सेक्शंस हैं 44 एडी, 44 एडीए, 44 ए, 44 बी, डबल बी, ट्रिपल बी, ये सारे जो सेक्शंस होते हैं वो काल्पनिक आय दिखाने के सेक्शन होते हैं। तो आपको अपना आयकर रिटर्न फिर काल्पनिक तौर पर भरना पड़ता है, ठीक है। लेकिन काल्पनिक तौर पर आप तभी भर पाएंगे जब आपका टर्नओवर एक लिमिट से क्या हो? कम हो। तो ऐसे केस में ज्यादा बेटर यही रहता है कि आप अपनी बुक्स को मेंटेन करिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हो या प्रोफेशनल्स हो तो आपको आय और व्यय के रिकॉर्ड मेंटेन करने चाहिए, और उसके आधार पर आपको अपनी ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनानी चाहिए ताकि उससे आपको अपने पीएनएल से पता चले कि आपका प्रॉफिट कितना निकल कर आ रहा है, राइट। तो ऐसे केस में मान लो यहाँ सीधे सीधे दे रखा है 22 लाख का बंदे को क्या हुआ, बंदी को क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ है, तो ये बिजनेस इनकम में चला जाएगा। अब हमें यह भी पता होना चाहिए, जब हम यहाँ पर सवाल सॉल्व कर रहे हैं, राइट, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि भाई कौन सी इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल होगी। ऑलराइट, तो ये मुझे बताओ, व्यापार का प्रॉफिट कौन से हेड में जाएगा? पीजीबीपी में जाएगा। ऑलराइट, 22 लाख। मकान संपत्ति से किराया मिला इनको, ये आपकी हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंतर्गत 3 लाख रुपए का किराया मिला है, तो ये किस में चला जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में चला जाएगा। ऑलराइट। बैंक से ब्याज मिला इनको 80,000 रुपए। अच्छा, आगे लिखा हुआ भी है टीडीएस 10%। अब टीडीएस लिखा हुआ, इसका मतलब ये कौन सा ब्याज होगा? देखिए, बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब आप इनकम टैक्स की पढ़ाई करते हो। आईटीआर आप ऐसे ही नहीं भर सकते। आईटीआर भरने के लिए आपको सारे हेड का, डिडक्शंस का, हर एक प्रोविजन का क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो टीडीएस होता है वो कौन से ब्याज पर लगता है? एफडी आरडी पर, राइट। सेविंग बैंक अकाउंट के ब्याज पर टीडीएस नहीं लगता। अगर मैंने यहाँ टीडीएस लिखा है, इसका मतलब ये कौन सा ब्याज होगा? आपके जो टाइम डिपॉजिट होगा उसके ऊपर ये ब्याज होगा बेसिकली। तो ये ब्याज की इनकम किस में टैक्सेबल होती है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, याद रखिएगा। शेयर से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, देखिए यहां पर बदलाव है, याद रखिएगा आप सब जन।
जुलाई 2024 के बाद अगर आपको शेयर मार्केट से कोई इनकम होती है एलटीसीजी के ऊपर, याद रखिएगा अब 12.5% टैक्स लगेगा और 1,25,000 रुपए तक आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या है, एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्पशन है। टैक्स तो कैलकुलेट होगा लेकिन इससे कम है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे पहले 15% लगता था, अब ये 20% कर दिया गया है, तो ये भी ध्यान रखना। ये नए बदलाव है जो मैं आपके सामने यहां पर लिखे हैं मैंने। ऑलराइट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे पहले 10% लगता था और 1 लाख का एग्जेम्पशन था, अब 12.5% कर दिया और 1,25 का एग्जेम्पशन कर दिया। आपको इसका विश्वास मैं गूगल पे जाके दिलाता हूं। देखिए मैं यहां लिख रहा हूं एलटीसीजी टैक्स रेट ऑन शेयर्स, ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। आप देख सकते हैं बजट 2024 में बदलाव किया गया। 12 महीने से ज्यादा होल्डिंग आप स्टॉक की रखते हो और उसके बाद बेचते हो तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहलाती है और उस पर होने वाला फायदा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। पहले 10% लगता था, सरकार ने इसको बढ़ा दिया, कितना कर दिया, 12.5% कर दिया और पहले 1 लाख रुपए तक का एग्जेम्पशन था एलटीसीजी पर, अब ये 1,25 कर दिया गया है। ठीक है, तो ये हमेशा आपको थोड़ा सा अपडेट अपने आप को रखना जरूरी होता है। तो ऐसे केस में अभी इन्होंने ये बोला है कि ये 1,20,000 रुपए की शेयर से इनको एलटीसीजी हुई है। फिलहाल में मैं ये लिख देता हूं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। अब होगा नहीं होगा वो बाद में कैलकुलेशन के वक्त बात करेंगे। केबीसी से ये पैसा जीते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि अर्पिता के लक कितने अच्छे हैं, अमिताभ बच्चन से मिलकर आई है, राइट। तो केबीसी से जीती है ये कितना। अब आपको ये अच्छे से पता होगा कि जो केबीसी से आपने विनिंग किया है प्राइस, ठीक है, उस पे टीडीएस आपको कट के मिला होगा और किस किस हेड में टैक्सेबल होगा, अदर सोर्सेज में। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है, जो इंडिविजुअल है अर्पिता, जिसकी उम्र 25 साल है, जो भारत की ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, इसकी 4 अलग अलग हेड से इनकम है, 1, 2, 3 और 4, ये तीसरे में आ गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो मल्टीपल सोर्स से इनकम आपकी हो सकती है। 5 सोर्सेज इनकम टैक्स की नजर में होते हैं और आपने 5 में से कितने सोर्सेज से इनकम कमाई, 4 सोर्सेज से इनकम कमाई। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट अर्पिताज टैक्सेबल इनकम एज वेल एज टैक्स लायबिलिटी। ऑलराइट, अगर आप YouTube पर नए हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल पे आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे, सारे के सारे फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक्स के, जीएसटी, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग, बैंकिंग, शेयर मार्केट वगैरह के। आप लोग वीडियोस देखिए, अच्छे लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं, अर्पिता की जो, देखिए मेरे को 2 चीजें मुझे टास्क के रूप में मिली है। पहले तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, टैक्सेबल इनकम, और दूसरा मुझे क्या फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने अर्पिता की ये जो कैलकुलेशन है दोनों अलग अलग तरफ कर दी। टैक्सेबल इनकम की क्या कंप्यूटेशन में अलग कर रहा हूं और टैक्स लायबिलिटी की कंप्यूटेशन में अलग एक कॉलम बना के कर रहा हूं। पहले हम टैक्सेबल इनकम की कंप्यूटेशन करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सीधे सीधे बिजनेस का प्रॉफिट दे रखा था, अगर नहीं दे रखा है तो आपको प्रॉफिट ज्ञात करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है, याद रखिएगा। जब आप बुक्स बनाते हैं तो बुक्स से एक्चुअल प्रॉफिट निकाल कर यहाँ लाएंगे, और जब आप बुक्स नहीं बनाते हैं, आप बुक्स मेंटेन नहीं करते हैं, आपके पास कोई हिसाब किताब नहीं है, तो उस केस में फिर आपको काल्पनिक आय दिखानी होती है। तो गुड्स के केस में उसका नियम 44 AD के अंतर्गत अलग है। सर्विसेज के केस में, प्रोफेशनल इनकम के केस में, स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स है तो उस केस में 44 ADA के अंतर्गत आपको अपनी जो टोटल रिसिप्ट होती है उसका 50% मिनिमम प्रॉफिट दिखाना होता है। गुड्स के केस में 8% दिखाना होता है, और अगर आपकी डिजिटल रिसिप्ट्स हैं, याद रखिएगा, तो उसके ऊपर 6% आपको बेसिकली प्रॉफिट दिखाना होता है मिनिमम, याद रखिएगा। खैर फिलहाल में हमें तो सीधे सीधे यहाँ पर क्या दे रखा है, लाभ दे रखा है 22 लाख का, तो मैंने सीधे सीधे पीजीबीपी की इनकम ले ली है 22 लाख। ऑलराइट, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम इन्होंने मेरे को सीधे सीधे दे रखा है कितना, 3 लाख। किराए की इनकम 3 लाख दे रखी है, तो मैंने इसको सीधे सीधे यहाँ पर कितना ले लिया, 3 लाख ले लिया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और समझिए आप, ठीक है, ये यहाँ तो डायरेक्ट सीधे सीधे लिखी हुई है, बाकी हर एक केस में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। इतना आसान थोड़ी है कि जो रेंट आपको मिला वही आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, भैया उसकी कैलकुलेशन होगी। क्या होगी,
उसकी कैलकुलेशन होगी। जो लेट आउट प्रॉपर्टी होता है उसका कैलकुलेशन होता है, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट जो ज्यादा है, फिर स्टैंडर्ड रेंट जो कम है, फिर उसका जो एक्चुअल रेंट जो ज्यादा है, फिर उसका जीएवी निकलता है, ठीक है, उसमें से म्युनिसिपल टैक्स लेस होते हैं, एनएवी निकलता है, एनएवी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस होते हैं, इंटरेस्ट लेस होता है, फिर जाके टैक्सेबल इनकम निकलती है। तो माना कि मैंने ये जो सामने फिगर डाल रखे हैं ये डायरेक्ट फिगर है जो सब कुछ कैलकुलेट कर कर आके, क्योंकि इतना सारा कैलकुलेशन करने हम अभी नहीं बैठने वाले यहाँ पर। ये आपका टैक्सेबल इनकम दे रखा है सीधे सीधे 3 लाख रुपए, ठीक है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर्स पर आपको सीधे सीधे दे रखा, वरना इसको भी कैलकुलेट करना पड़ता है, इसको भी कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि जो सेल कंसिडरेशन होता है उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करो, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करो, ट्रांसफर एक्सपेंस माइनस करो, तब जाकर क्या आता है, एलटीसीजी आता है ना। और उसमें भी फिर कोई एग्जाम्पशन है 54 वगैरह के, तो वो आप माइनस करते हो, तब टैक्सेबल इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल कर आती है। तो ऐसे केस में मैंने ये मान लिया कि ये सारी जो इनकम दे रखी है सब कैलकुलेशन कर करा के फाइनल टैक्सेबल अमाउंट है। क्या है? फाइनल टैक्सेबल अमाउंट है। बैंक इंटरेस्ट को हमने ग्रॉस फिगर लिया है। अब व्हाट इज ग्रॉस, अब ये भी ध्यान दीजिए, यहां पर कभी भी ध्यान देना, ये आय लिखा हुआ है यहां पर 80,000 का। जनरली क्या होता है कि अगर टीडीएस कटता है तो बैंक आपको जो इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट करता है वो हमेशा नेट होता है आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस, तो आपको उसको ग्रॉसिंग अप करना पड़ता है। हमने प्रीवियस जो चैप्टर पढ़ा था अदर सोर्सेज, उसमें हमने सीखा था कि ज्यादातर जो इनकम हमें मिलती है वो टीडीएस कट के मिलती है, तो हमें उसको वापस से क्या करना पड़ता है, ग्रोसिंग अप करना पड़ता है। सकल यानी ग्रॉस इनकम को यहाँ पर लिखना होता है। तो माना कि 80,000 ग्रॉस इनकम है और केबीसी में भी आप 10 लाख जीते हो तो ये विनिंग प्राइस ही है, नेट इनकम नहीं है, ठीक है। ये जो फिगर यहाँ दे रखे हैं ये हमारा ग्रॉस फिगर है, आय के फिगर है। किसके? आय के। टीडीएस की रेट क्यों लिखी फिर सर आपने, अभी मैं बताऊंगा क्यों लिखी, ठीक है। आपने यहाँ पर ग्रॉस फिगर ले लेना है। इस तरह से जब आप अपने पांचों हेड की इनकम को जोड़ते हो तो यूं देखे तो अर्पिता की पूरे साल भर की इनकम कितनी निकल कर आ रही, 37 लाख रुपए निकल कर आ रही। कितनी? 37 लाख रुपए निकल कर आ रही है। लेकिन जो अर्पिता ने आय कमाई है उस आय के नेचर अलग अलग है, याद रखिएगा। सारी इनकम उसकी अलग अलग प्रकार की है। जैसे अगर हम बात करें तो हमारी जो इनकम होती है वो 2 प्रकार की होती है। कितनी? सरकार ये कहती है कि एक तो आपकी नॉर्मल इनकम होती है जिस पर आपकी स्लैब रेट से टैक्स लगेगा, जिस पे स्लैब एप्लीकेबल होगी, और एक आपकी कोई विशेष यानी स्पेशल इनकम होगी जिस पे आपका फ्लैट रेट से स्पेशल रेट से टैक्स लगेगा। तो आप अपनी इनकम को 2 भागों में बेसिकली बांटना होता है जब आप इनकम टैक्स कैलकुलेशन करते हैं। अब हमारे केस में क्या होगा, जो आपकी बिजनेस इनकम है, जो आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है और जो आपकी बैंक की ब्याज की इनकम, ये तीनों आपकी नॉर्मल इनकम है, याद रखिएगा, क्योंकि इन तीनों पर आपको स्लैब बेनिफिट मिलता है। कौन कौन सी? बिजनेस इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम और बैंक इंटरेस्ट की इनकम, ठीक है। ये आपकी नॉर्मल इनकम है। और हमारे केस में आप देख सकते हैं कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और जो केबीसी से आप पैसा जीते हो ये आपकी स्पेशल रेट वाली इनकम है, क्योंकि एलटीसीजी पे अभी सरकार ने कितना % टैक्स लगा दिया, 12.5% फ्लैट रेट से, और केबीसी में आप पैसा जीत रहे हो, कैजुअल इनकम जीत रहे हो तो कितना लग गया, 30%। तो ये स्पेशल रेट वाली इनकम है। तो ऐसे केस में आप अपनी नॉर्मल इनकम को अलग करिए और जो स्पेशल रेट्स की इनकम है उनको अलग करिए, क्योंकि जो नॉर्मल इनकम होगी वो आपकी कितनी होगी, इन तीनों को जब आप जोड़ोगे अपनी बिजनेस इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम और बैंक इंटरेस्ट को, तो आपकी 25,80,000 यानी 37 लाख में से 25,80,000 तो आपकी नॉर्मल स्लैब रेट वाली इनकम है। और एलटीसीजी जो शेयर्स पर आपको हो रहा है 1,20,000 का, वो स्पेशल रेट वाली इनकम है। ये 10% पहले की रेट है, मैं इसको क्रॉस मार रहा हूं, कितनी होगी अभी, 12.5%। ऑलराइट। और केबीसी में जो आप जीते हो 10 लाख, उस पर आपका कितना टैक्स लगना है, 30% लगना है। तो आपने अपनी इनकम को बाइफरकेट किया है, ब्रेकअप किया है। क्या किया है? ब्रेकअप किया है, अलग अलग किया है। समझ रहे? तो ये सबसे पहले करना होता है हमें कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट योर टैक्सेबल इनकम फ्रॉम द ऑल हेड, जीटीआई निकल कर आएगा उससे। आफ्टर दैट अगर आप ओल्ड स्लैब में जा रहे हो, आप डिडक्शंस वगैरह क्लेम कर करा के एनटीआई निकालोगे, नेट टैक्सेबल इनकम, और देन आफ्टर आप एनटीआई का ब्रेकअप करोगे। क्या करोगे? ब्रेकअप, कि भाई उसमें से कितना नॉर्मल वाला है, कितना स्पेशल वाला है। तो आपने ये ब्रेकअप किया, तो ये आपका 37 लाख का ब्रेकअप है। 25,80,000 पर स्लैब बेनिफिट मिलने वाला है, 1,20 पर आपको अलग रेट लगना है, 10 लाख पे आपको
अलग रेट लिखना। ये होता है आपका आधा पार्ट जब आप इनकम टैक्स कंप्यूटेशन करते हो। ठीक है, अब चलते हैं अगले आधे पार्ट की तरफ। समझ में आ रहा है? गुड। अब मैं सबसे पहले इस 25,80,000 को, कौन से नॉर्मल स्लैब रेट वाली इनकम को अलग से यहां पर टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेशन में सबसे पहले इस पे टैक्स निकालने वाला हूं। 25,80,000 पर अर्पिता का, अब देखिए मान लो अर्पिता ओल्ड स्लैब में अपना आईटीआर भर रही है। किसमें? ओल्ड में, क्योंकि अब ओल्ड और न्यू वाला मामला भी आ जाता है। ओल्ड और न्यू वाला मामला भी आ जाता है। मैं अभी आपको दोनों करके बताने वाला हूं इस एग्जांपल में। अभी पहले हम ओल्ड की बात करते हैं, फिर इसी के साथ साथ पैरेलल हम एक और कॉलम बनाएंगे और न्यू का भी कैलकुलेट करके बताएंगे, है ना, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। ऑलराइट, अर्पिता अगर ओल्ड स्लैब में अपना आईटीआर भरती है तो 25,80,000 में से पहले 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगता, क्योंकि 25 साल की उम्र ही उसकी। तो 25 साल की उम्र मतलब बिलो 60 ईयर वाले को आपको 2.5 लाख का एग्जेम्पशन है, तो ये 2.5 लाख का एग्जेम्पशन है, ये नहीं लगने वाला है। अब आपके मन में एक सवाल और आना चाहिए कि सर आपने जो 2.5 लाख का एग्जेम्पशन है वो नॉर्मल इनकम पर क्यों कैलकुलेट किया? ये तो मैं वो केबीसी वाली इनकम में भी 2.5 लाख में इसके ले सकता था। तो कभी भी ध्यान देना, इनकम टैक्स का ये नियम होता है कि जब आपकी बहुत सारी इनकम होती है और उसमें से जो स्लैब इनकम होती है और कुछ स्पेशल रेट वाली इनकम होती है, तो जो एग्जेम्पशन लगेगा वो स्लैब इनकम में से लगेगा। किसमें? स्लैब इनकम में से एग्जेम्पशन लगेगा। एक और बात बताता हूं, अगर एग्रीकल्चरल इनकम होती है यहां पर, तो एग्रीकल्चरल इनकम पहले जाती है एग्जेम्पशन में, जिसपे टैक्स लगता ही नहीं ऑलरेडी। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रूल्स भी आपको पता होने चाहिए। ऐसा थोड़ी कि आपने दिमाग दौड़ा दिया, क्योंकि चतुर तो है ही अपन, कि यार ये 2.5 लाख पर तो आपने नॉर्मल स्लैब वाली इनकम ले ली। यहाँ पर अगर मैं 2.5 लाख या 10 लाख वाली इनकम में से माइनस करता तो मेरे तो वहां 30% टैक्स बच जाता। 45,000 नहीं, नॉट 45,000, 2.5 लाख का 30% कितना होता है? 75,000। 75,000 रुपए में टैक्स बचा लेता। नहीं माइनस कर सकते, इनकम टैक्स का रूल है। ये तो अपन मैन्युअल कर रहे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तब ये तो ऑटो कैलकुलेट होकर आती सारी चीजें, है ना, जब हम ऑनलाइन भरते हैं तो। सो पहले 2.5 लाख पर आपका कोई टैक्स नहीं बनने वाला, बिकॉज ये स्लैब 0% वाली होती है। फिर अगले जो 2.5 लाख होते हैं, 2.5 से 5 लाख तक, उस पर 5% टैक्स बनेगा, यानी 12,500। अगले 2.5 लाख कौन से सर? अब इस 25,000 की मैं यहाँ ब्रेकअप कर रहा हूँ, इस 25,80,000 का 2.5 लाख, पहले 2.5 लाख, फर्स्ट 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, अगले 2.5 लाख पर 5% 12,500 टैक्स, यानी अभी 5 लाख तक पहुंच गए हो आप। फिर 5 लाख से 10 लाख तक के 5 लाख पर 20% 1 लाख का टैक्स बनेगा, यानी यहां तक आप 10 लाख तक पहुंच गए। और 10 लाख से ऊपर जितना भी है, यानी 25-80, 10 से लगाकर 25-80 तक, अगले 15,80,000 पे 30%, जो कि 474 होता है। तो ये सब टैक्स जोड़ोगे तो आपका इन 25,80,000 पे ओल्ड स्लैब में टैक्स कितना बन रहा है? 5,86,500 रुपए बन रहा है। समझ में आ रहा है? यानी अर्पिता को इन 25,80,000 पे ओल्ड स्लैब में 5,86,500 रुपए टैक्स है। ऑलराइट, अगर अर्पिता न्यू स्लैब में जाती है, किसमें? 115 बीएससी में जाती है। चलिए मैं उसके ऊपर भी आपके थोड़ा सा नजर दौड़ाता हूं। यहां पर हम इसको थोड़ा सा साइड में एक कॉलम और बना लेते हैं। ठीक है, ये मैंने कॉलम बना लिया, इसको अब मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं और थोड़ा सा मैं इधर की तरफ आता हूं। लेट सपोज अर्पिता नई स्लैब में, जो कि अब मैंडेटरी कर दी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा, और अर्पिता को ऐसा लगता है कि यार मेरे को न्यू स्लैब में ज्यादा बेनिफिट है, और फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 अगर अर्पिता न्यू स्लैब में जाती है। अब इस साल से न्यू स्लैब क्या हो गई ये भी मैं बता देता हूं। जो पहली स्लैब होगी वो 0 से लगाकर 3 लाख की होगी, तो उस पर 0%, यानी अर्पिता का टैक्स 0 बनेगा। इसमें जो दूसरी स्लैब होगी वो 3 लाख से 7 लाख रुपए तक की होगी, इस पे 5%, यानी ये जो बीच के 4 लाख है, इसका 5% 20,000 रुपए टैक्स यहाँ अर्पिता का बन जाएगा। याद रखिएगा। इसमें जो तीसरी स्लैब है वो 7 लाख से लगाकर 10 लाख की है, इसमें अर्पिता का 10% टैक्स बनेगा, दैट इज 30,000। इसमें जो चौथी स्लैब है वो
10 लाख से 12 लाख की है, इसमें अर्पिता का 15% टैक्स बनेगा, यानी इन 2 लाख का 15% भी 30,000 होता है। इसमें जो 5वीं स्लैब है वो 12 लाख से 15 लाख की है, इसमें अर्पिता का 20% टैक्स बनेगा, यानी इन 3 लाख का 20% होता है 60,000। और इसमें जो छठी स्लैब है वो 15 लाख से लगाकर 25,80,000। अर्पिता की इतनी इनकम है ना, ये इस पे 30%, यानी ये 10,80 हो गया। 10,80,000 का 30% कितना होता है, निकालो मोबाइल में। 10,80 का 30%, ₹3,24,000 है ना। अब आप इन सबको जोड़ दो, 20,000 प्लस 30,000 प्लस 30,000 प्लस 60,000 प्लस 3,24,000, 4,64,000 रुपये टैक्स बन रहा है। यानी अगर यूं देखें तो नई स्लैब ज्यादा फायदेमंद है आपके लिए। जहां पर ओल्ड स्लैब में आपको 5,86,500 रुपये टैक्स देना पड़ेगा, वहीं न्यू स्लैब में 4,64,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अब समझिए आप यहां पर आगे का मामला। अभी आप थमे नहीं हो, अभी 37 लाख में से सिर्फ 25,80,000 रुपये टैक्स बना है। अभी आगे वो जो LTCG शेयर्स पर हुआ है 10% की जगह, अब मैं यहां क्रॉस मार रहा हूं 12.5%, और यहां पर भी मैं क्रॉस मार रहा हूं 12.5%। ठीक है, कितना था वो, 1,20,000। ठीक है, अब यहां पर देखिए टैक्स कैलकुलेट कर रखा है इन्होंने 12,000, लेकिन मैं ये बता दूं कि 1,25 आपको बेनिफिट मिलना है इस साल, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कोई टैक्स बनना ही नहीं है। 1,25,000 के ऊपर जाते हैं तो ऊपर के हिस्से पे टैक्स बनता है। 1,25 तक आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाते हो शेयर्स के ऊपर, पूरे साल भर में आपको टैक्स नहीं देना है, ये एक सेपरेट एग्जेम्पशन है। ऑलराइट, तो मतलब इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं बनना आपका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 30% टैक्स उस 10 लाख पर। कौन सी 10 लाख पर, केबीसी विनिंग पर, जो कि 3 लाख रुपए होता है। कितना होता है, 3 लाख रुपए होता है। ठीक है, तो वो 3 लाख इधर भी होगा 30% केबीसी विनिंग पर। 10 लाख का 30%, 3 लाख रुपए, कितना, 3 लाख इधर भी होगा और ये 3 लाख इधर भी होगा। ये 12,000 मैंने यहां जोड़ रखे, इसको काट दो, ये गलत फिगर है। ऑलराइट, तो अब आप देखिए कितना हुआ, ये 8,86,500। एक काम करते हैं, इन अपन क्रॉस मार रहे हैं ना इनको, तो अपन इसको सुधार देते हैं। यहां से इन सबको हम हटा देते हैं एक बार के लिए, और इसको हटा देते हैं, क्रॉस मार देते हैं। ठीक है, इसको भी क्रॉस मार देते हैं। नाउ अब आप देखिए, आपने 25,80,000 पे आपका 5,86,500 का टैक्स बना। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स बनता लेकिन नहीं बना। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स इसलिए नहीं बना क्योंकि आपकी इनकम क्या है, 1,25 से क्या है, कम है, और केबीसी विनिंग पर आपको 3 लाख रुपए का टैक्स बनेगा। ऐसे केस में आपका 5,86,500 ओल्ड स्लैब में प्लस 3 लाख, 8,86,500 रुपए का इधर टैक्स बनेगा, और इधर कितना बनेगा, ये यहां पर भी टोटल करते हैं अपन, इधर आपका बनेगा 7,64,000 न्यू स्लैब में। ठीक है, अभी ये आ गया फिगर। अब कभी भी ध्यान देना, जो टैक्स बनता है उस पर आपको हेल्थ और एजुकेशन सेस देना पड़ता है 4%।
सरचार्ज भी देना पड़ता है, टैक्स पे टैक्स, लेकिन वो 50 लाख से ऊपर इनकम हो तो देना पड़ता है। तो हमारे केस में तो 50 लाख से ऊपर इनकम है नहीं, तो सरचार्ज नहीं बनेगा, सेस जरूर बनेगा, और सेस हमेशा कंप्यूट होता है इस टैक्स प्लस सरचार्ज के ऊपर। तो सरचार्ज है नहीं तो टैक्स पे कंप्यूट होगा। तो 8,86,500 का 4% कितना होता है? सही बताना, 35,460। और उधर भी कैलकुलेट करो, 7,64,000 का 4% कितना होता है? 30,560। अब इन दोनों को जोड़ो, इधर जोड़ो पहले, 8,86,500 प्लस 35,460, 9,22,110। ठीक है, और इधर जोड़ो, 7,94,560। अब आप समझिए, आपकी कुछ ऐसी इनकम भी थी जिसपे टीडीएस कटा, लिखा हुआ था टीडीएस की रेट। मैंने आपको बोला था ना टीडीएस की रेट कहां काम आने वाली है, अब काम आएगी। ये जो टीडीएस कटा होगा 10% और 30%, है ना, कौन कौन सी इनकम पे? एक तो ब्याज पर, और एक कौन सी इनकम पे? केबीसी विनिंग पर। ठीक है, तो ब्याज 80,000 का था, 10% टीडीएस कटा होगा 8,000, और ये 10 लाख की इनकम पे 30% टीडीएस कटा होगा। जो टीडीएस डिडक्ट होता है वो आपको यहां पर माइनस करना होता है। जैसे यहां 8,000 माइनस करो तो ये 8,000 इधर भी माइनस होंगे। टीडीएस क्या होता है? एक तरह से एडवांस टैक्स है, सरकार के पास पहले ही आपका पहुंच गया, अब जो ये आपका टैक्स बन रहा है, लाइबिलिटी बन रही है, उसमें से ये माइनस हो जाएगा। तो यहां तो ये, और यहां ये 3 लाख जो सरकार के पास पहले ही पहुंच चुके हैं। 1 मिनट, हाँ, है ये वापस सही करना, कितनी है? हाँ, आप कैलकुलेटर भी सही नहीं चला पा रहे हो, देखिए कितनी? 21,960। ठीक है, चलिए अब देखिए, आपने ये जो टीडीएस और दोनों पे आपका कटा है, वो टीडीएस यहां आपका लेस हो जाता है आपकी लाइबिलिटी में से। अब लेस हो जाएगा। अब आप इसको, इन दोनों को घटाइए, उसमें 9,21,960 में से 380 माइनस करिए, करिए। बड़े कमजोर हो यार। 9,21,960 में से माइनस करेंगे 3,08,000, है ना, 6,13,960। उधर भी घटाइए आप, दिस इज टैक्स पेएबल बाय यू एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ आईटीआर। कितना? 86,500। अब आप समझिए कि ये जो व्यक्ति है, क्या नाम है इसका, क्या नाम है? अर्पिता। जब अर्पिता को ये पता था कि इसकी ओवरऑल 37 लाख रुपए के आसपास की सालाना इनकम है सारे हेड से, मोटे मोटे तौर पे पता ही होगा, तो क्या अर्पिता को नहीं चाहिए था कि ये एस्टिमेटेड आय के ऊपर एस्टिमेटेड टैक्स कैलकुलेट करके सरकार को एडवांस टैक्स के रूप में जमा करा दे? नहीं चाहिए था क्या? चाहिए था। लेकिन अर्पिता ने इस चीज को इग्नोर किया कि वाह ठीक है ना, जब मैं रिटर्न भरने बैठूंगी तब चुकाऊंगी। तो अब पता है आपको अर्पिता को क्या नुकसान होगा? बताता हूं। अर्पिता को यह नुकसान होगा कि जब ये अर्पिता 6,13,960 रुपए जमा कराने जाएगी, किसके पास? गवर्नमेंट को। इसे कहते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स। आपने जब अपना खुद का असेसमेंट किया और आपकी जो नेट टैक्स लाइबिलिटी निकल कर आई आफ्टर टीडीएस जो आपका माइनस करने के बाद, वो 6,13,660 रुपए सेल्फ असेसमेंट टैक्स।
इसके ऊपर अर्पिता को मोटे मोटे तौर पर भारी इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा फिगर बन जाएगा। 6,13,960 भी कम नहीं है। इस पे अर्पिता को बहुत बड़ा टैक्स, बहुत बड़ा ब्याज चुकाना पड़ जाए, और ये ब्याज ऑटोमेटिक ही आपका सॉफ्टवेयर कैलकुलेट कर देगा जब आप ITR भरोगे। और ये आप मान के चलिए अर्पिता का, मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बता देता हूँ, 7 लाख से ऊपर का अमाउंट चला जाए। इग्नोरेंस ऑफ एडवांस टैक्स, ड्यू टू द इग्नोरेंस ऑफ एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स लाइबिलिटी आपकी बन रही थी, हर उस व्यक्ति की बनती है जिसका टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ज्यादा होता है, तो उसको एडवांस तौर पर जब इनकम कमा रहा है तभी टैक्स चुका लेना चाहिए, ताकि जब वो असेसमेंट करने बैठे तो उसका जो टैक्स पेएबल जो है वो या तो आए नहीं या कम आए, जिसपे उसको ब्याज का नुकसान ना हो अननेसेसरी। अब आप एक तरह से सरकार का पैसा दबा के बैठे हुए थे, जो समय पे आपने नहीं चुकाया। कमाई तो आपने 24-25 में कर ली और रिटर्न भरने जा रहे हो जुलाई 2026 में, और तब आप जाके ये टैक्स दे रहे हो, तो आप लगभग सरकार को 15 महीने 16 महीने के बाद जाके टैक्स दे रहे हो उस इनकम पे जो आपने उन पिछले 12-15 महीनों के पहले कमा रखी है। तो जब आप भैया आप मेरे को एक बात बताइए, आप कहीं नौकरी करो और आपका बॉस ये बोले कि मैं आपको है ना पूरा साल खत्म होने के बाद सैलरी दूंगा, तो आप करोगे ये? नहीं करोगे ना। आप उनको क्या बोलोगे कि सर मैं मेरा खर्चा कैसे निकालूंगा, मेरा परिवार कैसे चलाऊंगा। जब आपको इंस्टेंट अपना परिवार चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो सरकार को भी तो सरकार चलाने के लिए इंस्टेंट पैसा चाहिए। वो थोड़ी 16 महीने का इंतजार करने बैठेंगे। अगर आप 16 महीने बाद जाके दोगे तो सरकार क्या बोलेगी कि मेरा पैसा आप दबा के बैठे थे, ब्याज भरिए। 18% ऑलमोस्ट आपको ब्याज चुकाना पड़ेगा, 1.5% पर मंथ के हिसाब से, जो कि आपका ये फिगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए जो लोगों का TDS नहीं कटता है ऐसी इनकम पर, स्पेशली जो प्रोफेशनल्स होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, उनको एडवांस टैक्स चुकाना होता है अगर काफी ज्यादा इनकम है और उनको लग रहा है कि आगे जाके टैक्स ज्यादा बन सकता है। ऑलराइट, जो लोग ऑडिट में नहीं आते उनको गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी दे रखा है कि आप ऑडिट में नहीं आते तो आप 15 मार्च तक अपना एडवांस टैक्स जमा कराएं, एक इंस्टॉलमेंट में, सिंगल इंस्टॉलमेंट। लेकिन जो लोग ऑडिट में आते हैं उनको फिर क्वार्टरली बेसिस पे एडवांस टैक्स जमा कराना पड़ता है। हर 3-3 महीने में एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट्स उनको पे करनी होती है, यानी जिस साल कमाया उसी साल टैक्स देना होता है। बहुत कम लोगों को ये पता है। लोग क्या मानते हैं कि ITR भरने बैठूंगा तब टैक्स देना पड़ेगा। ITR तो सिर्फ असेसमेंट है, कैलकुलेशन है आपकी इनकम और टैक्स लायबिलिटी की। टैक्स तो आपको उसी वर्ष देना है जिस साल आप कमा रहे हैं। ऑलराइट, सो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ, या दिस इज द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स, कैसे कंप्यूट करते हैं। ये था एक छोटा सा सवाल जिसके माध्यम से मैंने आपको मोटे मोटे तौर पर एक थीम बताई। ये आपका ओल्ड स्लैब में टैक्स बनेगा, ये आपका न्यू स्लैब में बनेगा। अगर हम अर्पिता की बात करें तो अर्पिता के लिए न्यू स्लैब ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि उसमें वो अपना ज्यादा पैसा बचा लेगी। बताओ कितना बचाएगी? 6,13,960 में से 6,13,960 माइनस 4,86,560, 1,27,400 रुपए अर्पिता बचा सकती है। लेकिन अब देखिए, ये तो एक एग्जाम्पल है। कोई आदमी ओल्ड में जा रहा है तो ओल्ड में कहीं ना कहीं उसको फायदा होगा तभी जा रहा है, कोई न्यू में जा रहा है तो न्यू में फायदा होगा तभी जा रहा है। अपन ने तो पैरेलल दोनों को कैलकुलेशन किया है, इसलिए हमें यहाँ डिफरेंस दिख रहा है। ये जरूरी थोड़ी कि डिफरेंस हो। डिडक्शंस का बेनिफिट अगर अर्पिता लेना चाहेगी तो हो सकता है उसकी ये टैक्स कम हो जाए, और क्योंकि अपन ने अभी इस सवाल में डिडक्शन की चर्चाएं नहीं की है। मैं अगली क्लास में एक और एग्जांपल लूंगा जहां पर मैं आपको डिडक्शंस को भी कंप्यूट करूंगा, तब हम कंपेयर करेंगे कि बोथ ओल्ड एंड न्यू में क्या डिफरेंस है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।